कल हम लोगों ने शुरू किया था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इसमें हमने देखा था हु शुड परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट। टेक्निकली हमने यहाँ तक के सारे टॉपिक्स को कवर किया था। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, देन वी कैन गो अहेड विद द करंट टॉपिक। तो हमने देखा था who is obligated to perform the contract. So either it's the promisor or it's the legal representative of the promisor, and in certain cases the legal representative can also not perform the contract. Why? Because वहाँ पे उसका पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने एक्चुअल में लिखा हुआ होगा। तो हमने जैसे ये वर्ड देखा था, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा था कि अगर आप अगर आप परफॉर्मेंस कर देते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, और अगर आप ऑफर कर देते हो परफॉर्म करने के लिए तो भी आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। देर इज नो प्रॉब्लम। द अदर पार्टी इफ इट हैज नॉट एक्सेप्टेड यू कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर दैट। फिर ये सेम पॉइंट वापस से रिपीट था, सो आई द प्रोमिसर और इस एजेंट और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। फिर हमने ये भी देखा था थर्ड पार्टी से अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो कॉन्ट्रैक्ट को तो फिर आपके पास प्रोमिसर को स्यू करने का ऑप्शन वहाँ पे नहीं होगा। इसमें हमने ये एग्जाम्पल देखा था जो एग्जाम के अंदर भी आया था। फिर हमने यहाँ पे देखा था जॉइंट प्रोमिसर। तो जॉइंट प्रोमिसर में दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल, और अगर किसी एक का डेथ हो जाए तो रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर एंड अलॉन्ग विद द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड जॉइंट प्रोमिसर। फिर ये एग्जाम क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा था। फिर असाइनमेंट और सक्सेशन के बीच में देखा था वन सिंपल डिफरेंस, द लाइबिलिटी ऑल्सो ट्रांसफर्स इन सक्सेशन and in case of assignment only the benefit of the contract gets transferred. Then effect of refusal to accept the offer of performance, तो वहाँ पर promisor की तरफ से काम हो चुका है, promisor is then not responsible for the non performance nor does he thereby lose any right under the contract, he will have the full right to recover the money. फिर हमने यहाँ पर आगे देखा था जॉइंट प्रोमिसर में सबका रहता है यहाँ पे, और किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को कंपेल किया जा सकता है कि आप यहाँ से उसका पूरा पेमेंट करो, बाकियों का जो भी ऑब्लिगेशन है वो आप फुलफिल करो, फिर आपस में वो अपने आप देखेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा था इस वाले केस में दैट देयर आर टू कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। वन कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन ए बी सी विथ डी, और एक कॉन्ट्रैक्ट है ए बी सी के बीच में। तो ये आपस में भी जॉइंटली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे, और अगर किसी एक का इंसॉल्वेंसी हो गया या रिकवरी नहीं हो पाया तो बाकी लोग उसका इंसॉल्वेंसी लॉस को रिकवर बेसिकली बेयर करेंगे। फिर हमने यहाँ पर देखा था टाइम, प्लेस एंड परफॉर्मेंस। तो टाइम सिंपल सा पॉइंट है, नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड देन विदाउट द कॉल और विदाउट द एप्लीकेशन यू विल गो अहेड एंड डू द वर्क। ठीक है, नो टाइम इज फिक्स्ड तो रीजनेबल टाइम, टाइम इज स्पेसिफाइड तो जो भी आपका टाइम स्पेसिफाइड है उसमें जाके आप करोगे। सर्टेन डे, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर टाइम दैट इज फिक्स्ड, तो फिर वहाँ पर आप उसके हिसाब से करोगे। अगर इसके लिए पहले बोलना पड़ेगा तब आप करोगे, तो जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक आप नहीं करोगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, टिल द टाइम द promisee do not call for the performance the promiser is not going to perform it। ठीक है, फिर आ जाता है यहाँ पे कि where no application is made, no time, place and fix, तो reasonable place। तो यहाँ तो जहाँ पर भी no place no time आ जाएगा तो उसके जगह आप क्या कर दोगे, reasonable आपका एक sorted आंसर यहाँ पे रहेगा, और सब कुछ अगर prescribed है तो you will go as per the contract। फिर हमने यहाँ पर देखा था परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो अनलेस द रेसिप्रोकल प्रॉमिस is performed or is the other party is willing to perform, the promisor is not bound to perform his promise। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, राइट। तो हमने साइमल्टेनियसली यहाँ पर ये पार्ट देखा था। एंड देन लाइबिलिटी ऑफ द पार्टी प्रिवेंटिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। तो अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस सामने वाला पार्टी नहीं करता तो आपके पास ऑप्शन है दैट यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइडेबल एंड यू कैन रिसाइन दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। फिर आप देखिए व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट as to that promise which should be performed first। तो ऐसा अगर है तो यहाँ पे क्या रहेगा, बेसिकली ये कौन सा वाला केस हो गया था, ये कार्गो वाला, कि जब तक आप, ये ओला वाला भी एग्जांपल जो हमने देखा था, जब तक आप कुछ नहीं करोगे द promisee does not perform the function, the promiser cannot do ahead and do his performance। so in that case जब तक promisee अपना काम नहीं करता तब तक promiser अपने परफॉर्मेंस को फुलफिल नहीं कर सकता। सो इन दैट केस इफ promisee do not do the work, यहाँ पर जो promisor है, promisor can make for the compensation for the loss due to the non performance of the promisee। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वाला जो हमने कार्गो देखा था, बाय द वे व्हाट आई रिमेंबर ये भी पास्ट ईयर क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में पूछा गया है।
फिर अगर आप देखो इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट वेयर टाइम इज एसेंशियल, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा, वॉइड, इट गेट्स वॉइड, और आप वहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं भी परफॉर्म करोगे तो चलेगा। तो बेसिकली सपोज आपका नवंबर में एग्ज़ाम था, आपने 1 अक्टूबर डिसाइड करके रखा हुआ था, तो वहाँ पे 1 अक्टूबर तक अगर मैं आपके पोर्शन को नहीं करता तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, रिसाइन कर दो, एंड इट विल बिकम voidable एट द ऑप्शन ऑफ द promisee। और अगर आप इसको voidable कर देते हो तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ void एंड इट नीड नॉट बी परफॉर्म। और अगर टाइम एसेंशियल नहीं है तो फिर आप यहाँ पे सिंपल सा पार्ट देखो कि ये आपका रीजनेबल टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब रीजनेबल टाइम में अगर नहीं होता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को आप voidable कर सकते हो, बट अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट है। देन इफेक्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द परफॉर्मेंस एट अ टाइम अदर देन अग्रीड अपॉन। सो यहाँ पर वही हो गया कि इन केस द कॉन्ट्रैक्ट इज voidable ऑन द अकाउंट ऑफ प्रोमिसर्स फेलियर टू परफॉर्म, देन बाद में अगर प्रोमिसी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर पाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल था, हमने डिसाइड किया था कि 1 अक्टूबर को आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 1 अक्टूबर को अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और मैं आपके सिलेबस को बोलता हूँ कि आपका सिलेबस मैं 1 नवंबर तक फिनिश कर दूंगा, तो यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट है कि 1 अक्टूबर को आपके पास ऑप्शन है, यू हैव टू मेक अ डिसीजन ऑन 1 अक्टूबर वेदर यू वांट टू ratify द कॉन्ट्रैक्ट और यू वांट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, तो आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रेटिफाई कर दिया और आपने बोला नहीं नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप 1 नवंबर तक ख़त्म कर दो, तो फिर बीच में आके आप मेरे पे केस फाइल नहीं कर सकते कि सर आपने 1 अक्टूबर को बोला था फिनिश करोगे, अभी सर 10 अक्टूबर हो गया, आपने कोर्स फिनिश नहीं किया, नाउ प्लीज़ पे कॉम्पनसेशन टू अस। वाई? बिकॉज आपने 1 नवंबर के लिए इसको क्या कर दिया था, रेटिफाई कर दिया था। तो रेटिफाई कर दिया, नो कॉम्पनसेशन, रेटिफाई नहीं किया, उसको कैंसिल कर दिया, यू आर गोइंग टू गेट द कॉम्पनसेशन। आप बताइए, इज दिस क्लियर? फिर हमने यहाँ पर आके देखा था कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय टाइम इज नॉट एसेंशियल, और ये तो सेम वापस से रिपीट पॉइंट था। सेक्शन 56 हमने कल कभी कवर किया था इसको, वैसे काफ़ी बार हमने पढ़ा है पहले भी, दैट एन अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज इम्पॉसिबल। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही इम्पॉसिबल था तो वो बन जाएगा वॉइड ab initio, और अगर बाद में होगा तो वो बन जाएगा वॉइड। अब यहाँ पर एक आता है आपके पास इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी वो शुरू से ही आपका बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड है। ये एग्जाम्पल आप देखो, जैसे a Hindu, a Hindu who is already married contracted to marry B, another Hindu girl. Now, according to law, A being married could not marry B, and in this case, A must make compensation to B for the loss caused to her by the non-performance of the contract. देखो ये कॉन्ट्रैक्ट भी इम्पॉसिबल है, बट ये इम्पॉसिबल मैं इसको पता था, ए जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है उसको पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, फिर भी वो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर गया। तो यहाँ पर जो दूसरा पार्टी है यहाँ पे जैसे कि बी कैन क्लेम द कॉम्पनसेशन, ठीक है। सी एक एग्जांपल और आप लो, देखो इसी को आप लेटर ऑन इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक सिंपल पॉइंट आप देखो, लेट्स से मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, कब करता हूँ, लेट्स से 1 जून को, मैं 1 जून को आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं आप लोगों को नवंबर अटेम्प्ट के लिए लॉ पढ़ाऊँगा, ठीक है, नवंबर 2021 अटेम्प्ट के लिए आई एम गोइंग टू टीच यू लॉ। अब सिनेरियो आप देखो क्या रहता है, मुझे पता है और मैंने आप लोगों को क्या बोला, एंड द बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 और लेट्स से 15 जुलाई, ठीक है। अब मैं 15 जुलाई को बैच स्टार्ट नहीं कर सकता, एंड दिस इज इम्पॉसिबल, राइट। अब ये इम्पॉसिबिलिटी क्या है, दिस कुड बी एनी रीज़न, मैं हो सकता है आई एम इल, सिवियरली आई एम इल ऑन 15 जुलाई 2021, तो मैं नहीं कर सकता। आई एम डेड, सो अगेन आई कैन नॉट टीच, राइट। और देर इज incapacity, I cannot teach, or let's say
आई एम गोइंग टू लेट्स से आउटसाइड इंडिया, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। मैं लेट्स से किसी और जगह जा रहा हूँ, आई एम परसुइंग हायर स्टडीज़, कुछ और पढ़ने के लिए चला गया, मेरा मन है पीएचडी करने का, तो मैं यहाँ पे हायर स्टडीज़ करने के लिए चला गया, तो अब ऑब्वियस सा बात है मेरे को पढ़ाने का टाइम नहीं मिलेगा। ये सब इम्पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर देखा जाएगा 1 जून को, क्या मुझे पता था क्या? ये है आनंद और ये है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये देखा जाएगा क्या हम दोनों को इसके बारे में पता था क्या? अगर हम दोनों को इसके बारे में पता था तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड। सपोज आपको पता था कि मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ, 1 जुलाई को मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ, तो 15 जुलाई से तो मैं आपको पढ़ाऊँगा ही नहीं, तो फिनिश। आपको पता था मैं हायर स्टडीज़ के लिए जाने वाला हूँ, तो दिस इज़ वॉइड। क्या यहाँ पे कोई कॉम्पनसेशन आएगा? ना मेरे को आएगा ना आपको आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, मुझे पता था, मुझे पता था कि मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ, आप लोगों को नहीं पता था कि मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ, ठीक है। इन दिस सिनेरियो यू विल हैव द, सो ये आ जाता है नॉलेज। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा? हियर यू कैन क्लेम द कॉम्पनसेशन, आपको कॉम्पनसेशन यहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पर कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। जो स्टूडेंट है उसको यहाँ पे कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, प्रोफेसर को नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी वाज नोन, और ये यहीं से अवॉइड है, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी तो शुरू से ही था, तो ये यहाँ से अवॉइड है जब मैं हायर स्टडीज़ और अब्रॉड की बात कर रहा हूँ। अब सपोज करो ये 3 चीज़ें, ये 3 के बारे में क्या आपको 1 जून को पता हो सकता है? क्या आपको पता हो सकता है? देखो, इनकैपेसिटी इफ इट इज़ बिकॉज कि मैं 15 जून को जेल जाने वाला हूँ, आपको पता है 15 जून को मैं जेल जाने वाला हूँ और इनकैपेसिटी है, तो बात अलग है। बट अदरवाइज आप चेक करो, इनकैपेसिटी, मेरा डेथ, मेरा इलनेस, क्या आपको 1 जून को पता हो सकता है? आंसर इज नो। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? दिस इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अगर आप में से कोई मॉड्यूल लेके बैठा है तो आपको दिखेगा दिस इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। और ये आपका जैक एंड जिल वाला केस हो जाएगा कि जब जैक और जिल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए तब बराबर था, बाद में कुछ ऐसा हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब एंटर नहीं हो सकता, या अब ये कॉन्ट्रैक्ट को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था? जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए तब ये वैलिड था, बट जब सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ गया तो आज से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है void. गाइस, डज दिस मेक सेंस? ओके, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी का मैंने आप लोगों को शायद एक और एग्जाम्पल दिया था, वो एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, लेट्स सी, देर इज़ अ कार, ओके, और ये कार कहाँ पे है? ये कार है दिल्ली में। मैं और लेट्स से गौरव गुप्ता, ठीक है, हम दोनों कहाँ पर हैं? मुंबई में। वी बोथ आर इन मुंबई राइट नाउ, और हम एंटर करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में। गौरव बोलता है सर मैं दिल्ली शिफ्ट कर रहा हूँ, वो दिल्ली में आपकी जो गाड़ी है ना, आई वॉन्ट टू परचेज दैट कार, और उस गाड़ी के लिए मैं आपको 20 लाख रुपए देने को रेडी हूँ, ठीक है। सो 20 लाख रुपीज़ मैं आपको देने को रेडी हूँ, और ये कार सर आप मेरे को दिल्ली वाली गाड़ी की चाबी पकड़ा देना, तो और मैं दिल्ली जैसे ही जाऊँगा, ये गाड़ी शायद एयरपोर्ट पे पार्क्ड है, ठीक है, तो मैं जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचूंगा ये गाड़ी लेके अपना जो भी काम है करने लगूंगा, और ये गाड़ी आज से मेरी, मैं दिल्ली परमानेंटली शिफ्ट हो जाता हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं दिल्ली नहीं जाने वाला, मैं मुंबई शिफ्ट हो गया हूँ, तो आप एक काम करो, ये गाड़ी आप ले लेना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, गौरव अभी के अभी मुंबई नहीं जा, दिल्ली नहीं जा रहा, गौरव जा रहा है दिल्ली, लेट्स से 1 सितंबर को। 1 सितंबर को गौरव दिल्ली जाएगा। तो बेसिकली गौरव ने बोला जब मैं दिल्ली जाऊंगा 1 सितंबर को मैं सुबह सुबह आपको ये 20 लाख रुपए का चेक दे दूंगा, और आप बदले में मुझे गाड़ी की कार की जो कीज़ है, कार कीज़ आप मुझे, कीज़ एंड पेपर, ये आप मुझे पकड़ा देना। परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट।
आज हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके हैं, लगभग 1-1.5 महीना पहले हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके, तो ये ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। अब आप यहाँ पर सिनेरियो देखो, जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेट्स से हम 5 अगस्त को ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे। 5 August we enter into this contract and this contract is to be executed on 1st of September. मुझे पता है, मतलब 3 सिनेरियो, राइट। आई एम अवेयर दैट माई कार इज डैमेज्ड। डैमेज्ड मतलब डैमेज्ड बाय फायर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, void, प्लस आई विल ऑल्सो हैव टू पे कॉम्पनसेशन टू गौरव गुप्ता। ये आया समझ में? अच्छा, गौरव को प्रूफ भी करना पड़ेगा कि मुझे पता था कि कार डैमेज है और फिर भी मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो गौरव को कॉम्पनसेशन तभी मिलेगा। दूसरा, अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो दैट आनंद knowingly that his car is damaged entered into contract with गौरव to sell his car, तो आप वहाँ पे पंचायती मत करने लगा, पहले बताओ गौरव को कैसे पता है, ठीक है, वहाँ पे आप लॉयर अपने अंदर से निकालो, वो नहीं करना। क्वेश्चन में अगर लिखा है कि आनंद को पता था तो पता था, ठीक है, खत्म काम, ठीक है। दूसरा सिनेरियो है बोथ ऑफ देम आर नॉट अवेयर। इफ बोथ ऑफ देम आर नॉट अवेयर, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, void, प्लस देयर वुड बी नो कॉम्पनसेशन, ठीक है। और तीसरा जो यहाँ पर आपका रहता है उसमें क्या रहेगा कि आनंद, और बेसिकली तीसरे वाले में तो मैं बोलता हूँ कार कब डैमेज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर किए 5 अगस्त को, लेट्स से 20 अगस्त, ठीक है, कार में फायर लग गया एंड नाउ द कार इज डैमेज्ड, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, void, प्लस देयर वुड बी नो कॉम्पनसेशन। मेक सेंस? नहीं, 5 अगस्त को, 5 अगस्त नहीं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। ये देखो ना, ये सब आप सब, ये दोनों ट्रांजैक्शन कब होगा, 1 सितंबर को आप मुझे चेक दोगे और फिर मैं आपको कार कीज और पेपर दूंगा। एंड इवन इफ, हाँ, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया 5 अगस्त को ही, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो लॉस आपका है। आया समझ में? अगर 5 अगस्त को ही मैंने आपको चाबी पकड़ा दी, गाड़ी के पेपर पकड़ा दिए, आपने मेरे को कैश दे दिया, चेक दे दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। इनफैक्ट अगर आपने मुझे पे नहीं भी किया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, तो रिस्क आपका। हम जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आता है दैट द रिस्क एंड द रिवॉर्ड, इट बोथ बोथ ऑफ दीज फॉलोज द ओनरशिप, मतलब जो इसका ओनर वो इसका, उसका ही रिस्क और उसका ही रिवॉर्ड। जैसे क्लासिक एग्जांपल लो, आपने मेरवान्स बेकरी में जाके केक का ऑर्डर दिया, अब वो केक उनके रेफ्रिजरेटर में खराब हो गया, इवन तो आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है, कैन यू डिमांड अ रिफंड? आंसर इज यस, यस, क्योंकि उनके ही फ्रिज में खराब हो गया ना केक, राइट? हाँ, लेकिन सपोज करो उन्होंने आपको केक दे दिया था और आपने बोला कि नहीं नहीं अंकल आप केक रखो, मैं थोड़ी देर बाद आके लेके जाता हूँ, तो फिर ओनरशिप इज इमीडिएटली ट्रांसफर टू यू, बिकॉज अंकल ने आपको केक रेडी करके दे दिया था, वो तो आपने उसका डिलीवरी लेट किया, सो इसमें मेरवान्स की गलती नहीं है। तो अगर केक डैमेज हो गया, हाँ, अनटिल अनलेस आप ये प्रूव करो कि मेरवान्स वालों ने जानबूझ के केक खराब किया, तब तक आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा, द रिस्क इज टू बिलोंग्स टू यू। लेकिन सपोज आपने केक खरीद लिया और उसके बाद केक खराब हो जाता है, तो रिस्क भी आपका, रिवॉर्ड भी आपका, बिकॉज ओनरशिप आपके पास है। तो अगर मैंने यहाँ पे 5 अगस्त को ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ ध्यान रखना रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ही आपके पास है। कल को इस 20 लाख की गाड़ी का मार्केट वैल्यूएशन निकल के आ गया, पता चला ये वन ऑफ द
रेयर कलेक्शन कार था और इसके लिए कोई 20 करोड़ भी देने को रेडी है, तो ये 20 करोड़ भी किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। और कल को इस गाड़ी में आग लग गया और भंगार वाला इसका सिर्फ 20,000 रुपया देगा, तो ये 20,000 भी किसका? ये भी आपका। बताइए, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये एक आपको पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वही सेम पॉइंट बताया। सो इधर अगर आप चेक करो तो किसको पता था? ए को ऑलरेडी पता था कि वो मैरिड है और वो दोबारा शादी नहीं कर सकता। हिंदू रिलीजन डज नॉट अलाउ कि आप दोबारा से शादी करो इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड। सो इन दैट केस ए इज गोइंग टू मेक द कॉम्पनसेशन, बट इफ इट इज नोन टू द पार्टीज, राइट, अगर दोनों पार्टीज को पता है तो इन दैट केस ये कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट ही क्या हो जाएगा? वॉइड। जैसे B promises us to pay a sum of rupees 5 lakh if he is able to swim across, देखो swim across the Indian Ocean from Mumbai to Aden within a week। अब आपको पता है it is impossible, so यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? There is no real agreement since both the parties are quite certain in their mind that the act is impossible for the achievement, hence the agreement is void। okay, आप बताइए, इज दिस क्लियर ना? कल को आप यहाँ पे बोलो नहीं हमने चक दे इंडिया का ना टाइटल ट्रैक कुछ 100 बार सुन लिया है, तो अब एकदम जोश आ गया कि हम कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक वीक है तुम्हारे पास, ठीक है, ये एक वीक में जी लो मर लो, स्टिल लॉ क्या बोलेगा बॉस? देन इन दैट केस योर कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप इसमें बोलते हो नहीं 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 वी वर वेरी सर्टेन दैट दिस इज पॉसिबल, तो फिर लॉ यहाँ पर क्या करेगा? सेक्शन 11 लगाएगा और क्या बोलेगा? द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर वो बोल रहा है ये पॉसिबल है तो, अरे आया समझ में? तब भी कॉन्ट्रैक्ट गया। मतलब इस तरह के उठ पटांग कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप एंटर करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट ही क्या हो जाएगा? वॉइड। गाइस क्लियर? कई बार मैंने ऐसा देखा है, लोग ऐसे बात करते हैं कि अरे यार छोड़ ना, तूने ऐसे 10 साल पहले, आज से 100 साल पहले किसने सोचा था कि है ना फोन पे बात हो जाएगा, अमेरिका में मैच चल रहा होगा और इंडिया में लोग बैठ के देखेंगे? किसी ने सोचा था क्या? नहीं सोचा था ना, हुआ ना अभी। हाँ तो ऐसे तो एक काम करो, मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, कभी ना कभी तो होगा ये। तो ऑफ कोर्स it may be possible, it may not be possible, we don't know, but as of now when you are entering into the contract, is it possible? Kya answer is no, hence the contract is what? The contract is void। guys clear? guys clear? कई बार मैं मतलब बता रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार इमोशनल हो जाते हैं और कई बार ऐसा इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें वो बोलते हैं कि नो सर इट इज़ पॉसिबल, ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? मतलब कोई अगर करना चाहे तो कर ले ये काम, अभी करना चाहे तो कर ले भाई, मतलब वो फिर तो नायक मूवी का डायलॉग हो जाएगा, पीने को तो जहर भी पी लो, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना उसको पी लेंगे। वही वाला पॉइंट है दैट कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। अब इम्पॉसिबिलिटी आप कैसे देखोगे? आप अपने दिमाग से नहीं देखोगे, इम्पॉसिबिलिटी आप देखोगे एक जनरल प्रूडेंस के हिसाब से, ठीक है? फिर आ जाता है इफ इट इज अननोन टू बोथ द पार्टीज देन ऑल्सो इट इज void। इफ इट इज नोन ओनली टू द प्रोमिसर देन इन दैट केस द प्रोमिस इज एंटाइटल्ड फॉर द कॉम्पनसेशन। ये वाला जो एग्जाम्पल हमने देखा था ये वो वाला पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब देखिए सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में वो इम्पॉसिबल होता है या इलीगल हो जाता है। तो अब ये देखो दोनों ही में केस में इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस बिकम्स इम्पॉसिबल और इलीगल बाय द अकरेंस ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, आपने लास्ट ईयर मार्च में किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 1 अप्रैल को मैं आपको गुड सप्लाई कर दूंगा और 25 मार्च को क्या हो गया? नेशन लॉकडाउन। अब आप मुझे बताओ क्या आप गुड्स डिलीवर कर पाओगे 1 अप्रैल को? आंसर इज नो। ठीक है, और फिर इसी को ना कई बार बोलते, देखो ये ना लॉ में वर्ड पता नहीं आजकल ये सब क्यों नहीं पढ़ाते, हमारे टाइम पे ये पढ़ाया जाता था। देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज फोर्स मजोर। ये वर्ड पढ़ा है आपने कभी? ये वर्ड सुना है आपने? फोर्स मेजोर। देखो जब आप कॉन्ट्रैक्ट उठाओगे ना तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप देखना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उठाना, अगर आपके घर का भी, अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में हो तो आपको फोर्स मेजोर का क्लॉज मिलेगा। ठीक है, फोर्स मेजोर के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बेसिकली, ये क्लॉज में क्या होता है, हम एक इम्पॉसिबिलिटी का क्लॉज डाल देते हैं। ठीक है,
और इम्पॉसिबिलिटी वाले क्लॉज में आप क्या करते हो, यू से दैट इफ देयर इज एनीथिंग विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, इफ देयर इज एनीथिंग विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। और एटलीस्ट अगर वॉइड नहीं भी होता तो बेसिकली देयर विल बी नो कॉम्पेंसेशन फॉर द नॉन परफॉर्मेंस। आया समझ में? आप कोई भी अग्रीमेंट उठा के देखना, आपको फोर्स मजोर का क्लॉज मिलेगा। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब कोविड हुआ था तो इस क्लॉज के ऊपर बहुत सारे लोगों ने केस फाइल किया था। मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि जो नेशन वाइज लॉकडाउन हुआ है उसमें फोर्स मजोर लगना चाहिए। क्यों फोर्स मजोर लगना चाहिए? बोला क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब आज तक कभी जो नहीं हुआ वो हो गया, अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है, फोर्स मजोर यहाँ पे लग गया। सो बेसिकली यहाँ पे लगना चाहिए, फोर्स मजोर लगना चाहिए। अब कुछ बोलेंगे कि नहीं भाई, फोर्स मजोर की क्या बात है, बियॉन्ड द कंट्रोल का क्या बात है। आपको अगर रेंट पे करना है, आपके पास फाइनेंशियल वर्थ है, हाँ वो बात और है कि इस महीने आपको रेवेन्यू नहीं आया, बट आपकी कैपेसिटी तो है। मतलब सपोज कोई एक ऐसा इंसान है जो जो जैसे दिहाड़ी लेबर्स जो होते हैं ना, जो सुबह कमाते हैं, 2-3 दिन का उनके पास सरप्लस कैश होता है, उसके बाद दे बिकम हंग, हैंड टू माउथ वाला जो हालत रहता है, वही वाला सिनेरियो कि कमाते और खाते, बस वो वाला सिनेरियो है। तो इनके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स वगैरह नहीं होता। ऐसे लोग अगर बोले कि देखो हम 2 महीने से घर पे बैठे हैं तो हम कहाँ से किराया देंगे, तो समझ में आता है। बट आपका नेटवर्थ करोड्स में है एंड यू हैव टू पे रेंट ऑफ लेट्स से 50-60,000 और 1 लाख रुपीज़, एंड यू आर सेइंग फोर्स मजोर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, तो ऑब्वियसली ये वैलिड नहीं माना जाएगा, इसको हम वॉइड नहीं करेंगे। या अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो कॉम्पनसेशन आपको पे करना पड़ेगा। तो फोर्स मजोर का क्लॉज आपको हर कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा और बहुत सारे लिटिगेशंस बनते हैं इसी क्लॉज के ऊपर, फोर्स मजॉर्स पे, इसी पे लिटिगेशन बनते हैं। और लिटिगेशन क्यों होता है? क्योंकि व्हाट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, ये आपको डिफाइन करना ज़रूरी है। और ये डिफाइन करना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा। आप खुद ही देखो, मैं आपके साथ एक काम करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ चलो एक लिस्ट बनाओ, इन सिचुएशंस में फोर्स मजॉर लग जाएगा, देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। आप देखो फोर्स मजॉर के सिचुएशंस आप सेट ही नहीं कर पाओगे। कितना आप 10-15-20 प्रोविजंस निकाल दोगे, फिर भी कोई ना कोई एक ऐसा 21वां प्रोविजन होगा जो आपने शायद सोच के नहीं रखा हो, तो वहां पर क्या होगा। इसलिए फोर्स मजॉर में बियॉन्ड द कंट्रोल, फिर दोनों लड़ते लड़ते कहाँ जाते हैं, कोर्ट के में जाते हैं, लॉयर्स के सामने। और यहाँ पर जो लॉयर्स होते हैं वो आपस में बैठ के इधर जज को कन्विंस करते हैं कि देखो मेरा क्लाइंट सही है, मेरा क्लाइंट सही है, तो अकॉर्डिंगली जाता है। तो फोर्स मजॉर क्लॉज जो है ये आपको हर अग्रीमेंट के अंदर मिलेगा। अगर आप में से कोई रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है तो आपको जो आपका घर का रेंट अग्रीमेंट है, आप वो रेंट अग्रीमेंट में देखना, वहाँ पर भी उस अग्रीमेंट में आपको फोर्स मजॉर का क्लॉज मिलेगा। और अदरवाइज भी अगर आप गूगल करोगे कोई भी ऐसा अग्रीमेंट, वहाँ आपको ये फोर्स मजॉर का क्लॉज मिल जाएगा, दैट इफ इट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी तो हम लोग नहीं देंगे। इनफैक्ट आपको मैं बताता हूँ फोर्स मजॉर क्लॉज सॉरी, फोर्स मजॉर क्लॉज के बारे में डिस्कस नहीं किया है, बट इसके ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। जैसे कि मेरे फैक्ट्री में लग गया स्ट्राइक, मेरे फैक्ट्री में हो गया स्ट्राइक, लेबर्स लोगों ने स्ट्राइक कर दिया है, क्या इट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी और नॉट। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि स्ट्राइक की वजह से फोर्स मजॉर नहीं लगा सकते, आपके एम्प्लॉयज़ में के बीच की बात है, आपकी बात है, वो आपको सलटना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सपोज करो राइट्स हो रहे थे, ठीक है, रोड में दंगे वगैरह शुरू होने लग गए, इसलिए मैं गुड्स का डिलीवरी नहीं कर पाया, तो हाँ यहाँ पर फोर्स मजॉर लग जाएगा। जैसे फिर आता है फ्लड्स, फ्लड्स हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं चलो फोर्स मजॉर हम डिलीवर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आते हैं। हम जब पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे या फिर आई थिंक आरटीपी, जहाँ तक मुझे ध्यान है पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अंदर ही है, ठीक है, ब्लू कलर का क्वेश्चन पेपर था व्हाट आई रिमेम्बर, जो सेम अभी ये अटेम्प्ट का पेपर था, इसी अटेम्प्ट के पेपर से आया था, जो अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, ये इसी अटेम्प्ट का पेपर का है। अब आई डोंट रिमेम्बर ये कौन से अटेम्प्ट का है, पर जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट होगा और हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और यही पॉइंट है।
तो ध्यान रखना, फोर्स मजोर क्लॉज मीन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी। और फोर्स मजोर क्लॉज बेसिकली यहाँ पर क्या करता है कि अगर सपोज करो कुछ भी ऐसा केस हो गया जिससे कि कोई पार्टी अपने परफॉर्मेंस को परफॉर्म नहीं कर पाए या फिर वो बन जाए इम्पॉसिबिलिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा void एंड नो compensation would be given and the parties would be discharged from the contract। जैसे A and B, they entered into a contract to marry each other, but before the time is fixed for the contract, A becomes mad in capacity, now the contract becomes void due to subsequent impossibility। okay, फिर आ जाता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर लीगल एंड सम थिंग्स विच आर इलीगल। ये हमने वैसे कल भी डिस्कस किया था, बट आप यहाँ पे देखना, इफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज टू डू समथिंग लीगल, द कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी valid, and if it is to do something illegal, the contract is going to be unlawful and it is going to be void। और ये एग्जाम्पल है जो आपका काफी बार आता है, और ये क्वेश्चन आप देखो एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था। ए एंड बी दे एंटर इनटू एन अग्रीमेंट जिसमें ए बोलता है आई एम गोइंग टू सेल माई हाउस टू बी फॉर 5 लाख रुपीज, लेकिन अगर वो गैम्बलिंग के लिए इसको यूज करेगा, जुए का अड्डा बनाएगा, तो 7,50,000 वो फर्दर और पे करेगा। तो ये 5 लाख तो वैलिड है, बट ये 7.5 लाख वॉइड है। सेम वे अगर आप याद करो, एक और ऐसा ही एग्जाम्पल था, ए ने अपना घर बी को दिया, हु इज गोइंग टू रन अ प्रोस्टिट्यूशन थिंग देयर। तो अगर वो ये नहीं करे तो रेंट कुछ और है, जैसे 5 लाख है, और अगर वहाँ पे ये एक्टिविटी हो तो 7,50,000 का एडिशनल पे करना होगा, तो वो वॉइड हो जाएगा। तो सेम थिंग गोज हियर। देन ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, वन ब्रांच इज बीइंग इलीगल। तो अगर एक ब्रांच इलीगल है तो सिर्फ लीगल पार्ट ही होगा, इलीगल पार्ट आपके लिए वॉइड हो जाएगा। लेकिन आपको ये देखना है कि आप सेग्रीगेट कर पा रहे हो क्या। अगर आपका जो ब्रांच है उसको आप सेग्रीगेट कर पाओगे तो ही वो वैलिड और वॉइड होगा। अगर सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे तो वो इम्पॉसिबल, आपका बेसिकली वॉइड हो जाएगा। इफ़ यू रिमेंबर, एक और पास्ट मतलब पिछले मॉड्यूल के अंदर ही हमने पिछले चैप्टर्स में एक क्वेश्चन देखा था। आपने एक मैनेजर को अपॉइंट किया, लेट्स से ए अपॉइंटेड अ मैनेजर, और उस मैनेजर को बोला कि देख भाई, तेरे को मैं महीने का 50,000 रुपया का सैलरी पे करूँगा, तुझे मेरे फैक्ट्री का ध्यान रखना है, ठीक है। और मेरे पास 2 फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री जिसमें लेट्स से शूज़ मैन्युफैक्चर होते हैं, और दूसरा फैक्ट्री जिसमें लेट्स से हीरोइन मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है, ड्रग्स, कोकेन, ये मैन्युफैक्चर होते हैं। तो अब ये जो मैनेजर है, आप मुझे बताओ, ये जो 50,000 का सैलरी है ये पूरा वॉइड होगा, या आप बोलोगे सर 50% शूज़, 50% हीरोइन ड्रग्स, ये तो हो जाता है वॉइड और ये हो जाता है वैलिड। विच वन वुड बी करेक्ट? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपने इसके सैलरी में बाइफरकेशन करके रखा है कि आप जैसे सुबह, हाँ, सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक आप जाओगे शू फैक्ट्री में, और 2 बजे से लेके 6 बजे तक आप रहोगे ड्रग्स वाली फैक्ट्री में, तो यहाँ पर अपोर्शन किया जा सकता है कि 50-50। तो फिर ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी वैलिड एंड दिस इज गोइंग टू बी वॉइड। बट अगर ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं है तो फिर ये क्या होगा, पूरा का पूरा वॉइड। क्लियर? इज दिस क्लियर? तो ये सेम पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। अब आता है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो मैंने आपको बताया था एग्जाम पर्सपेक्टिव ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक एग्जाम क्वेश्चन भी है। सी, इस अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का आप एक सिंपल यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो और आप फिर समझ जाओगे। आप सबको याद होगा टाइम बार्ड डेट, याद है? क्या होता है टाइम बार्ड डेट? सो बेसिकली 3 साल के बाद आपके पास देर इज नो लीगल रेमेडी, करेक्ट? You don't have any legal remedy after 3 years, yes or no? अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर चेक करो,
मतलब आप क्लेम तो कर सकते हो बट कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो यू लूज द लीगल रेमेडी। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने आपसे उधार लिया था, कब कब लिया देखो, डेट ऑफ बोरोइंग, डेट ऑफ बोरोइंग, एक है आपका डेट ऑफ बोरोइंग लेट्स से 1 जनवरी 2016, और कितना अमाउंट मैंने बोरो किया था आपसे, 10,000। फिर मैं आपको बोलता हूँ मैंने आपसे बोरो किया 1 16 तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, अभी 21 20, अच्छा चलो ठीक है, 2019 को मैंने बोरो किया। फिर 1 जून 2019 को मैंने आपसे 30,000 रुपया बोरो किया। फिर मैंने आपसे लेट्स से 1 जनवरी 2020 को 50,000 रुपया बोरो किया, अभी तक एक भी रीपेमेंट नहीं किया मैंने, ठीक है। 1 जून 2020 आपसे मैंने यहाँ पे 30,000 बोरो किया। फिर आपसे 1 अगस्त 2021 को मैंने 1 लाख रुपया बोरो किया। बोरो किया मतलब ये आप मान लो ड्यू डेट है, दिस इज द ओनली द ड्यू डेट, जब भी मैंने बोरो किया था ये ड्यू डेट था। अब आज मैं आपको बोलता हूँ इट इज फर्स्ट लेट्स से जनवरी 2000 एंड या लेट्स से 1 दिसंबर 2021, यहाँ पे मैं आपको 50,000 रुपीज़ पे कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ ये 50,000 रुपया आप किससे एडजस्ट करोगे? केस समझ में आया? इनिशियल डेज में आप क्या बोलोगे, सर ये 50,000 रुपया जो मिला है इसमें सबसे पहले मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, करेक्ट, उसके बाद मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, और फिर जो बच जाता है 10,000 उसको इससे एडजस्ट करता हूँ, यस और नो, यस और नो? ये तो 100% जाएगा, ये भी 100% जाएगा, इसमें इतना ही बचेगा, करेक्ट। आप ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि सर आप ये देखो 1 जनवरी 2019, सो 19 से 2020 1 साल, 20 से 21 2 साल, और 21 से 22 3 साल, ये हो गया ना, 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर, करेक्ट, ये हो गया कि नहीं? तो 3 साल के बाद मतलब 1 जनवरी 2022 के बाद तो ये टाइम बार्ड हो जाएगा, तो सर इसका तो लीगल रिकवरी मुश्किल ही हो जाएगा, देर विल बी नो लीगल रेमेडी। तो सर सबसे अच्छा इसको मैं इधर ही एडजस्ट कर दूँ, है कि नहीं? तो आपने क्या किया, यू हैव डन द अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, ओके, इज दिस क्लियर? अच्छा, अब आप देखो मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ, ये तो आपने अपनी मर्जी से किया है, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ ये जो 50,000 है इसको इसके साथ एडजस्ट करो, क्या मैं ऐसा आपको बोल सकता हूँ? आंसर इज यस, ठीक है। अरे क्लियर गाइस, ये समझ में आया? पहले वाले केस में आपने क्या किया, पहले वाले केस में आपने बोला ये 50,000 को एडजस्ट करो 1 जनवरी 2019, देन 1 जून 2019 एंड 1 जनवरी 2020। सेकेंड सिनेरियो में मैं आपको बोल रहा हूँ कि 50,000 को पूरे के पूरे को एडजस्ट करो विथ 1 जनवरी 2020। मैं आपको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि फॉरगेट दिस, 50,000 को इससे एडजस्ट करो, ये जो 50,000 है इसको एडजस्ट करो विथ 1/8/2021। आ रहा है आपको समझ में? अगर मैंने ऐसा आपको कुछ बोल दिया तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको ऐसे ही एडजस्ट करना होगा। आप ये नहीं बोल सकते नहीं मेरे को तो इसके साथ एडजस्ट करना है। गाइस क्लियर? अच्छा, मैंने आपको 50,000 रुपये पकड़ा दिए ना, मैंने कुछ बोला आपको कि इसको किसके साथ एडजस्ट करो,
ना आपने कुछ बोला कि इसको मैं किसके साथ एडजस्ट करूंगा, ये अमाउंट आ गया। अब इज देयर एनीथिंग बाय डिफॉल्ट कि सर पहले इसके साथ जाएगा, मतलब क्या आप यहाँ पे फीफो मेथड लगाओगे, या आप बोलोगे नहीं सर यहाँ पे लीफो मेथड लगाओ। फीफो लीफो पता है ना, फीफो लगाओ लीफो लगाओ, या आप बोलोगे नहीं सर सब में थोड़ा थोड़ा वेटेड एवरेज लगा दो। ये 50,000 वो लेंडर के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये सब हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे, सेक्शन नंबर 57, सेक्शन नंबर 58 एंड सेक्शन नंबर 59 विच डील्स विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का क्या मतलब हो क्या कि आपने किसी से उधार लिया या आपने किसी को उधार दिया, वो अमाउंट आपको रिटर्न किया जा रहा है, और वो एक उधार नहीं, आपने कई सारा उधार लिया था। अब ये जो पैसा आपको रीपे किया जा रहा है, रिटर्न किया जा रहा है, इसको आप किसके साथ एडजस्ट करोगे? गाइस, डज दिस मेक सेंस? ओके, चलिए, तो अब आप ये समझ गए। अब आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको काफ़ी इजी लगेगा। इट सेज दैट समटाइम्स अ डेटर owes several debts to the same creditor, okay, and makes the payment which is not sufficient to discharge all the debts। अभी वाला केस था हमारा 10,000, 30,000, 50,000, 10,000, 1 लाख, है कि नहीं? बहुत सारे डेट्स थे, और देखो सेम क्रेडिटर के ऊपर था, एक ही डेटर का था, और वो कुछ पेमेंट कर रहा था, और कितना पेमेंट किया था उसने? 50,000, which was not sufficient to discharge all the debts। In such case the payment is appropriated। appropriated मतलब it is to be adjusted as per your section, सॉरी मैंने 57 लिख दिया था, it is 59, 60 and 61, ठीक है। सो आप सेक्शन 59 देखो, एप्लीकेशन ऑफ द पेमेंट वेयर द डेट टू बी डिस्चार्ज्ड इज इंडिकेटेड। मतलब जब डेटर यहाँ पे रीपेमेंट कर रहा है, उस समय पेमेंट करते वक्त he makes the payment either with an express intimation or under the circumstances which imply that the payment is to be applied to discharge of some particular debt only। तो वो जो पेमेंट आपको मिला है, इट मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने आपको बोला नहीं नहीं, ये अमाउंट को तो आप 1 जनवरी 2020 के साथ ही एडजस्ट करो, क्या नहीं नहीं, इस अमाउंट को तो आप 1 जनवरी 2021 वाले के साथ एडजस्ट करो। आया आपको समझ में? राइट। तो अगर मैंने कुछ स्पेसिफाई कर दिया तो फिर जहां बोला वहीं पे लगेगा। दूसरा केस आपके पास यहाँ पे क्या है, वेयर इट इज नॉट इंडिकेटेड, ठीक है। वेयर इट इज नॉट इंडिकेटेड देन द क्रेडिटर में अप्लाई इट एट हिज डिस्क्रिशन टू एनी लॉफुल डेट्स विच इज एक्चुअली ड्यू पेबल टू हिम फ्रॉम द डेटर, ओके। तो जो भी अमाउंट मुझे लॉफुली वहां पे उससे रिकवर करना है, मैं उसके पास क्या कर सकता हूँ, उसके साथ इस अमाउंट को एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तीसरा यहाँ पे बता रहे वेयर द एप्लीकेशन ऑफ द पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, मतलब दोनों ही जने साइलेंट थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो अमाउंट डेट रहेगा, ये आपका द पेमेंट्स शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ऑल द डेट्स प्रपोर्शनेटली। आप बताइए, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये एक आपका है। ध्यान रखना इसके ऊपर एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है, तो जब हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो इसके ऊपर एक अपना एग्जाम क्वेश्चन आएगा, तो और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? राइट। देखो प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो ये अगर थर्ड सिनेरियो में आ गया तो क्रेडिटर ये प्रूव कर देगा, क्रेडिटर ये प्रूव कर देगा, ओके। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड बाय बोथ द पार्टीज एंड दिस इज विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। यहाँ पे 3 वर्ड्स आपको मिलेंगे, नोवेशन, रिसेशन एंड ऑल्टरेशन। इंपॉर्टेंट, देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो नोवेशन का क्या मतलब होता है। नोवेशन न्यू, नोवेशन नवेला, नया नवेला, ओके, न्यू।
Recession is to resign the contract, to cancel the contract. Alteration is when you alter or you make changes in the contract. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आता है आपका कि अगर आप एक नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हो वेयर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग एंटर्ड विच इज रिप्लेसिंग द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. अरे आया. You enter into a new contract which is replacing the old contract. In this case, we will say the old contract need not be performed. अरे समझा? Right. अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, दूसरा क्या है, where you resigned or cancel. ठीक है, तो अगर आप एक ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हो, ठीक है, अगर आप एक ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हो then also you need not perform the contract. Okay. तीसरा आता है if you make changes in the contract then the provisions which were there before the changes need not be performed. Right. Before the changes वाला जो provisions है that need not be performed. बताइए जी, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अब इसके एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ. आप और मैं हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं. पहला वाला मैं नोवेशन का बताता हूँ. आप और मैं हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं. सर आप मुझे सीए फाउंडेशन कोर्स का लॉ पढ़ाओगे. मैंने बोला ठीक है मैं लॉ पढ़ाऊँगा. आपने बोला फीस, मैंने बोला फीस है 5000 रुपीज़. फिर आपने बोला सर थोड़े हम ये बैच शुरू करने वाले थे. अब आपको पता है सीए हो, सीएस हो, सीडब्ल्यूए हो, सब में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फाउंडेशन का कोर्स ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है. आपने फिर क्या बोला, सर मैं सीए नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ लेट्स से सीएस या मैं कर रहा हूँ सीएमए. तो सर आप मुझे सीए फाउंडेशन कोर्स की बजाय आप मुझे सीएस फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन का लॉ पढ़ा दो. मैं बोला ठीक है, देखो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी तक के सारे प्रोविजंस, ये सेम प्रोविजन आपको सीएस में भी है, सीडब्ल्यूए में भी है. जस्ट अ मिनट. तो आपको अगर शिफ्ट करना है तो आप शिफ्ट कर जाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम. वी कैन एंटर इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. अरे आया समझ में? हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया और अब हम एक नए कॉन्ट्रैक्ट में आ गए. ठीक है. सो आई नीड नॉट टीच यू सीए फाउंडेशन लॉ, वी हैव रिप्लेस्ड. ओके गाइस, क्लियर? अच्छा, दूसरा केस यहां पर आ जाता है जब हम यहां पर क्या बोलते हैं, आपने बोला सर सीए फाउंडेशन कोर्स का मुझे लॉ पढ़ा देना. फिर 2 महीने बाद आपका आत्मा मंथन करते हो और आपको लगता है नहीं यार सीए कोर्स मुझे नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, आई शुड डू समथिंग डिफरेंट. ज़रूरी थोड़ी ना कि मतलब सीए ही कर रहे हो तो ही आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए. देयर आर मेनी थिंग्स, सीए इज़ वन ऑफ द वेज. आप बोलते हो नहीं सर मेरा को सीए में नहीं, मैं गौरव बोलता है नहीं सर मैं तो आईपीएल में सेलेक्ट हो गया, अब मुझे क्रिकेट वगैरह नहीं खेलना. मैं भी राहुल द्रविड़ की तरह बोलेगा, आई ओपन द बुक फॉर सीए, देन आई सॉ द सिलेबस, देन आई डबल्ड माई ऑल माई एफर्ट्स फॉर क्रिकेट. ठीक है, तो मैं बोला, गौरव बोलता है मैं इंडिया में अब जाऊंगा, मैं क्रिकेटर बनूंगा. तो बोला ठीक है भाई. बोला विराट कोहली को कौन रिप्लेस करेगा? बोला मैं तो करूंगा. चलो ठीक है कोई बात नहीं. तो वो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप बोलते हो मैं फाउंडेशन कोर्स ही ख़त्म कर रहा हूँ. सर फाउंडेशन कोर्स छोड़ो, मैं सीए ही नहीं करूँगा. तो सर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो. तो यू हैव रिसाइंडेड द कॉन्ट्रैक्ट. ओके. फिर आता है थर्ड सिनेरियो, जब हम कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, ऑल्टरेशन. ठीक है, अब ऑल्टरेशन क्या करते हैं, देखो गौरव ने बोला था सर मुझे नवंबर 2021 अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करवाओ. बट अभी ऐसा हो गया कि नवंबर में गौरव एग्जाम नहीं दे रहा. गौरव बोलता है सर नाउ आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर जून 2021. तो सर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटा सा ऑल्टरेशन करना है, एक चेंज करना है. तो ये हो गया ऑल्टरेशन.
सो अब आप देखो, वंस वी हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सीएस और सीडब्ल्यूए लॉ, आई नीड नॉट टीच यू सीए फाउंडेशन कोर्स का लॉ, ठीक है। Once you have cancelled the contract, I need not teach you the law. Once you have done the alteration from November to June 2021, I need not finish the syllabus as per the June or as per the November 2021 deadline. I can finish the syllabus as per the January 2021 deadline. Guys, is this clear? पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये हेडिंग से आपका कंटेंट मैच कर रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म। एंड ऑफ कोर्स हम अगर एक नए कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे या फिर हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे या फिर हम उसमें कोई चेंजेस करेंगे, ये तो हम दोनों के कंसेंट से होगा। ऐसा थोड़ी ना मेरी मर्जी, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? राइट, तो ये इसलिए ये वर्ड आ गया विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। तो आप देख लो नोवेशन। सो इफ अ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट अग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हो गया नोवेशन। और रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, रिसेशन। और ऑल्टरेशन, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। गाइस क्लियर? जैसे यहां पर आप देखो, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट may substitute a new contract for the old one, and if they do so, it is called as novation. On novation, the old contract is discharged and consequently it need not be performed. जैसे A owes to B 1 lakh rupees. A, B and C they agree that C will pay B and he will accept 1 lakh rupees from C in lieu of a sum which is due from A. Now A's liability thereby shall come to an end and the old contract between A and B will be substituted by a new contract between B and C. Guys, is this clear? ध्यान रखना, यहाँ पर उसने अपने डेट्स को असाइन नहीं किया है। हमने कल ही ऐसा क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमने बोला था यू कैन नॉट असाइन दिस, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे आप देखो असाइन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर ऑल टुगेदर ए, बी और सी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। अरे आ रहा है समझ में? तो ये नोवेशन हो गया। तो देयर वाज अर्लियर अ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी एंड देयर वाज अनदर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड सी। ये दो कॉन्ट्रैक्ट थे। अब ये दो कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल कर रहा है और कैंसिल करके ए बी सी तीनों एक ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, जिसमें बी इज गोइंग टू मेक द पेमेंट टू सी एंड ए विल बी डिस्चार्ज्ड। तो अब ये ऑल टुगेदर आपका नोवेशन हो गया। ओके, फिर देखिए रिसेशन। तो रिसेशन के अंदर भी ये रहता है जब बोथ द पार्टीज, व्हेन बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट अग्री टू रिसाइंड इट, द कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। एन इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन आप देख लो, तो यहाँ पे वेयर द पार्टीज अग्री टू ऑल्टर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड as a result which need not be performed. Guys, is this clear? Of course, these are altered by a mutual agreement. Okay, तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द नोवेशन एंड ऑल्टरेशन इज वेरी स्लेंडर, थोड़ा सा ये ऑल टुगेदर आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही रिप्लेस कर देते हो तो नोवेशन हो गया, थोड़ा मोड़ा चेंज करते हो तो ऑल्टरेशन। मतलब कल को यहाँ पर कोई बोल सकता है सर ये भी तो ऑल्टरेशन ही है, सी ए की जगह सी एस का पढ़ा रहे हो, इसको भी ऑल्टरेशन बोल सकता है, कोई गलत नहीं। कोई इसको बोल सकता है सर ये नोवेशन है, ये एक ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था, ये एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट है। ऑफ कोर्स वो बात है, बट लॉ में अगर आप देखो तो सेक्शन 62 जो है वो तीनों को एक साथ ही डील करता है। अब ये डिपेंड करेगा कि ये नोवेशन है या ऑल्टरेशन है। जनरली हम क्या बोलते हैं, अगर आपने मेजर चेंज कर दिया तो देयर इज नोवेशन, और अगर फ्यू क्लॉजेस आपने चेंज किया है तो वो ऑल्टरेशन। गाइस क्लियर? जनरली एक आता है अडेंडम टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ कुछ क्लॉज बोलते हो, सपोज 10 पॉइंट्स थे ऐसे ए बी सी डी करके, ऐसे 10 पॉइंट्स थे और उसमें से कुछ 3-4 पॉइंट्स को आप रिप्लेस करते हो तो उसको हम बोल देंगे ऑल्टरेशन। अगर हम ऑल टुगेदर ये 10 के 10 पॉइंट को या 10 में से 7-8 पॉइंट्स को हम रिप्लेस करते हैं तो हम फिर बोल सकते हैं भाई ऑल टुगेदर एक इनोवेशन ही हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट ही आ गया। ओके, तो ये नोवेशन एंड ऑल्टरेशन के ऊपर क्वेश्चन है। बाय द वे आप देखना, देखो कंपनीज एक्ट 2013 है, कंपनीज एक्ट 2013 आया था 1 अप्रैल 2014 को, मतलब इन्फोर्सेबिलिटी, और इसमें थे 470 सेक्शंस। अब आप देखो ये 470 सेक्शंस कितनी बार अमेंड हुआ,
2015 में अमेंड हुआ। चलो 15 वाला अमेंडमेंट समझ में आता था कि नया नया एक्ट था, कुछ टीदिंग प्रॉब्लम होते हैं, इन्फोर्सेबिलिटी में कुछ कुछ इश्यूज आता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो 2017 में चेंज हुआ। अब देखो 2017 में अगर आप देखोगे मोर देन 100 सेक्शंस गॉट अमेंडेड। फिर इसमें 2018 में चेंजेस आए, फिर 19 में चेंजेस आए, फिर 20 में चेंजेस आए। तो कोई उस दिन ऐसे बोल रहा था कि भाई इससे अच्छा एक काम करो, नया कंपनीज एक्ट लिख डालो, क्योंकि ऑल्टरेशन ऑल्टरेशन करते करते आपने इसका जो बहुत सारे सेक्शन से, बहुत सारे प्रोविजन से, उसको ही पूरा चेंज कर दिया। अब कोई यहाँ पर ऐसे बोले कि देखो 2020 में तो जो चेंजेस आए वो तो खाली चेंजेस किसके ऊपर आए, पेनल्टीज के ऊपर आए, कोई वैसे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, पेनल्टीज के ऊपर चेंजेस है। कई जगह आप देखोगे सेक्शन के सेक्शन रिप्लेस कर दिए, ठीक है, पहले कुछ और सेक्शन था, अभी कुछ और सेक्शन है। सो डिपेंडिंग अपॉन किसको आप नोवेशन बोलते हो, किसको ऑल्टरेशन बोलते हो। तो अगर मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँ, ये जो लॉ में अमेंडमेंट्स आए हैं, ऑल दीज अमेंडमेंट्स आर व्हाट, ऑल दीज आर ऑल्टरेशन। पर जब हम 1956 एक्ट से 2013 में आ गए तो वो क्या हो गया हमारे लिए, वो हो गया नोवेशन। ओके, सो रिप्लेसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और चेंजेस इन द कॉन्ट्रैक्ट वो आ जाता है यहाँ पर। फिर देखिए, इवन द प्रोमिसी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। इसका क्या मतलब हुआ, आप देखो आपने अकाउंट्स में एक वर्ड पढ़ा होगा, कैश डिस्काउंट, यस और नो। तो ये जो अगर कैश डिस्काउंट आपको मिल गया, इफ़ यू गेट कैश डिस्काउंट, दैट इज़ व्हाट, आपको बैलेंस पेमेंट के लिए वेवियर मिल रहा है कि आप चलो पेमेंट मत करो, कोई बात नहीं। देखो जैसे 5 लाख का पेमेंट है, 5 लाख में 2 लाख रुपीज़ आप पे कर दो, बचा हुआ 3 लाख आपको पे करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको 3 लाख रुपए का क्या मिल गया, वेवियर मिल गया। सो यू नीड नॉट पे दिस अमाउंट। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हो नहीं, 5 लाख का पेमेंट है, मैंने अभी 2 लाख पे किया है, बचा हुआ 3 लाख मैं बाद में पे करूंगा, तो इसको वेवियर नहीं बोल सकते हम। तो वेवियर में क्या होता है, जब प्रॉमिस ही आपको बोल देता है चलो ठीक है मत करो, दैट कैन बी इन पार्ट और दैट कैन बी इन फुल, इट कैन बी बोथ। सपोज आपके 5 चैप्टर्स मुझे पढ़ाने थे, मैंने आपको 4 चैप्टर्स पढ़ाए और आपने बोला सर रहने दो, आपने इतना गजब का पढ़ाया है कि 5वां मैं अपने आप ही मैनेज कर लूँगा। अब ये सरकास्टिकली बोला आपने, ताना मार के, या फिर जेन्युइनली आपने बोला कि नहीं सर आपने लॉ पढ़ाना सिखा दिया है और 5th वाला चैप्टर जो पार्टनरशिप एक्ट है वो वैसे भी अकाउंट्स में है और हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लेट मी गिव इट अ ट्राई, कुछ डाउट्स होगा तो मैं आपको पूछूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है। सो इन बोथ द केस आपने क्या किया है, आपने मेरे परफॉर्मेंस को रेमिट कर दिया, वेव ऑफ कर दिया, सो देर इज नो प्रॉब्लम। गाइस क्लियर, आई नीड नॉट टीच यू दैट 5th चैप्टर। देन आ जाता है रिस्टोरेशन ऑफ अ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी देखा था कि अगर आपको कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो कि आप अवॉइड करते हो, तो अवॉइड करने के बाद जो भी आपको वहाँ पर बेनिफिट्स मिला है, यू हैव टू रीस्टोर दोज बेनिफिट्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने एक आपको 10 करोड़ का घर आपसे गन पॉइंट में लेट्स से 50 लाख रुपए में खरीद लिया, और अब आपने प्रूव कर दिया कि मेरे ऊपर कुवर्शन लगा था और ये घर मुझे वापस चाहिए। तो घर तो आपको वापस मिलेगा पर आपको ये 50 लाख रुपए भी रिटर्न करने होंगे। गाइस, डज दिस मेक सेंस, राइट? तो आप वो नहीं रख सकते, ये बोलता है सेक्शन नंबर 64। इनफैक्ट ये वाला देखना, इंश्योरेंस कंपनी का ये एग्जाम्पल आ सकता है। आपने जब अपना इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, उस वक्त आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सारे के सारे मटेरियल फैक्ट्स, ठीक है। सपोज इंश्योरेंस वाला पूछता है क्या आप स्मोक करते हो, क्या आप ड्रिंक करते हो, और आप बोलते हो नहीं नहीं मैं स्मोक और ड्रिंक नहीं करता, जबकि आप करते हो, ठीक है। अब आप बताओ ये कुछ गलत बात है वहाँ पे, मतलब स्मोक ड्रिंक करना तो गलत बात ही है, बट इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आंसर इज यस, क्योंकि अगर आप स्मोक करते हो, आप ड्रिंक करते हो, तो आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप स्मोक ड्रिंक नहीं करते तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कम लगेगा। आया आपको समझ में, राइट? तो यहाँ पर आपने अगर उसको डिस्क्लोज नहीं किया ये सोच के कि देखो कम प्रीमियम देना पड़ेगा, और बाद में इंश्योरेंस कंपनी वालों ने आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को स्टॉक किया और आप वहाँ पे बॉटम्स अप कर रहे थे और वो वीडियो रील बना के वायरल हो गया था और इंश्योरेंस कंपनी वालों के हाथ में लग गया, तो वो आकर आपको क्या बोलेगा, डूड व्हाट इज दिस, और आपके ऊपर फिर क्या लगेगा, केस फाइल हो जाएगा। बेसिकली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपने फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। इट कैन बी मिस रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो, है कि नहीं?
है कि नहीं? मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि नहीं, राइट? ये फ्रॉड भी हो सकता है। देखो एक और इसमें पॉइंट आ जाए, ये फ्रॉड में भी आ सकता है और मिस रिप्रेजेंटेशन में कैसे आ जाएगा? आपने बोला अच्छा अल्कोहल पूछ रहे थे क्या, अरे यार मैं तो खाली बियर पीता हूँ, बियर को थोड़ी ना कोई अल्कोहल बोलते हैं। मैं तो अल्कोहल किसको मानता हूँ, वो जिन वोडका स्कॉच ये सब विस्की ये सब जो होता है, मैं तो खाली वाइन पीता हूँ, वाइन थोड़ी ना अल्कोहल है। कई लोग आपको ऐसे बोलेंगे हम तो ब्रीजर पीते, ब्रीजर थोड़ी ना अल्कोहल होता है, करेक्ट? अब ऐसे तो कल को मतलब कोई स्कॉच पी के भी बोलते हैं अच्छा वो थोड़ी ना अल्कोहल होता है, उसमें थोड़ा सा ही अल्कोहल होता है, उससे ज़्यादा अल्कोहल तो आजकल दवाइयों में मिल जाता है, राइट? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन। वो एक आया था ना कि डू यू ड्रिंक, बोला यस आई ड्रिंक ओकेजनली, बोला अच्छा सो हाउ ऑफन इज योर ओकेजन, तो वो बोलता है एवरी इवनिंग। आया समझ में? तो ओकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, अब यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और अगर वैसे तो फ्रॉड हो जाएगा कि जानबूझ के आपने छुपाया, तो वो फ्रॉड हो जाएगा। तो देखो एन इंश्योरेंस कंपनी में रिसाइन, तो इंश्योरेंस कंपनी ने पूछा यू ड्रिंक रेगुलर और ओकेजनल, आपने ओकेजनल पे टिक किया और आप बोलते हो हमारा ओकेजन तो हर दिन ही आ जाता है, तो फिर वहाँ पर यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड एज द केस में भी। बट इन दैट केस क्या होगा, जो भी इंश्योरेंस कंपनी को आपने प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम आपको यहाँ पर रिटर्न किया जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस। ये देखो an insurance company may rescind the policy on the ground that the material fact has not been disclosed. When it does, then the premium collected by it in respect of the policy reduced by the amount of expenses incurred by it in this connection must be repaid to the policy holder. Does this make sense? Okay. फिर आप देखिए obligation of a person who has received advantage and yes after deducting the expenses। और जनरली फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो ये पॉइंट लिख देते हैं। अगर आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट में वो लिख देंगे कि ये ऐसा कोई फैक्ट है जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया था, जो आपको करना चाहिए था, तो हम इतना पेनल्टी लगाएंगे, वो सारा पॉइंट्स उसमें रहेगा एंड यू अग्री टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तभी तो बताए ना झूठ सब, और मतलब लेजेंड वाला झूठ और अल्ट्रा लेजेंड वाला झूठ। अल्ट्रा लेजेंड वाला झूठ कौन सा होता है, आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड आई अग्री, और आप जो इस बॉक्स पे टिक करते हो, राइट? सो आप ज़्यादातर वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते नहीं हो और आप प्रिज्यूम कर लेते हो कि हाँ ये तो ऐसा ही होगा। जैसे आज का लेक्चर था, आपका आज का लेक्चर कितनी बजे से था, 9:45 पे था, ठीक है? आई वॉज ऑफ द माइंड दैट आज तक हमारा लेक्चर हमेशा 10 बजे शुरू हुआ है, तो मुझे तो लगा 10 बजे लेक्चर शुरू होगा एंड दैट्स व्हाई आई लॉग्ड इन एट 10 o'clock। तो इवन दो टाइम टेबल मेरे पास 9:45 के लिए आया था, बट मेरी गलती थी कि मैंने उसको ढंग से पढ़ा नहीं एंड आई प्रिज्यूम दैट द टाइम टेबल इज सेम। मैंने बस खाली डेज चेक किया, मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो आई थिंक आई वॉज ओके विद दैट। ओके, तो अब नेक्स्ट टाइम मैं इसको शायद टाइम टेबल को ध्यान से पढ़ूंगा। तो ऐसा ही होता है कि कई बार अग्रीमेंट में इस तरह से आप धोखा खाते हो, फिर आप बोलते हो नहीं आइंदा अग्रीमेंट जब साइन करूंगा तो पक्का पढ़ के करूंगा। तो देखो आज वाला तो कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं था, बट ध्यान रखना जब भी आप अग्रीमेंट को साइन करते हो, बहुत सोच समझ के आप अग्रीमेंट्स को साइन करना। कोई भी ऐसा हो, मतलब चाहे वो बैंक का कोई अग्रीमेंट हो या फिर कोई ब्रोकर, शेयर ब्रोकर और का अग्रीमेंट हो, इंश्योरेंस का अग्रीमेंट हो, क्योंकि क्या होता है आप उस वक्त जब साइन करते हो ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है जैसे ही आप साइन करते हो, आप अग्री कर रहे हो उस पॉइंट्स को, और बाद में आप डिनाई नहीं कर सकते कि मुझे पता नहीं था। इनफैक्ट आपने वो देखा ओ माई गॉड मूवी, उसमें देखते हो वो बोलता है कि यार ये कीड़े मकोड़ों सा आपने वहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट ऑफ गॉड इतने छोटे छोटे अक्षर में, और आपका जो इंश्योरेंस एजेंट था उसने बोला था मैंने सब पढ़ लिया, मैं सब संभाल लूंगा, आप यहाँ पे साइन कर दो। आया आपको समझ में? वो मूवी आपने देखा? सो देयर इफ यू सी परेश रावल कैन नॉट गो टू द कोर्ट एंड से दैट यू नो ये पॉइंट मुझे बताया ही नहीं गया था, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, या फिर इसको कौन पढ़ के साइन करता है। नाइस। सो यू whenever you sign a contract, sign it after you read it properly and you understand it properly। और कोई भी पॉइंट ऐसा रहता है, आप जो वहां पर उसका एजेंट होता है उसको पकड़ो और उसको बोलो मुझे बताओ इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट का क्या मतलब है, आप मुझे बताओ पहले। वो आपको एक एक पॉइंट पूरा समझाएगा, और अगर मतलब वो यहाँ पे समझाने में असमर्थ है,
मतलब आप खुद समझ जाओ कि केस कैसा गजब का है। तो जो भी उसका सीनियर होगा उसको बोलना कि भाई तू समझा मेरे को, ये जब तक समझूंगा नहीं तब तक इसको साइन नहीं करने वाला। ओके। वो कई बार बोलते हैं सर ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ऐसा ही है, हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, ये करते हैं। सो नो, टेल देम नो, मुझे ये पूरा जानना है और मुझे पढ़ना है, उसके बाद ही साइन करना है, देन यू साइन इट। एनीवे, नहीं तो वो क्या करते हैं अग्रीमेंट में ऐसे टिक लगा लगा के दे देते हैं, हाँ यहाँ पे साइन कर देना, यहाँ पे जहाँ जहाँ टिक लगा है वहाँ वहाँ साइन कर देना। और आप भी लेके धम 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 साइन तो करते हो, बट अंदर से फीलिंग कैसा लेके आते हो, ऑटोग्राफ दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो एकदम गजब सा फील आता है, बट ऐसा करना नहीं। So anyway, coming back to this agreement or the sorry contract which becomes void, तो वहां पर आपको उसको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा। ये भी आपके काफी हद तक किसकी तरह हो जाता है, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो जाता है। वहां पे मिस्टेक और कोवर्शन था, यहाँ पे वॉइड के ऊपर हो गया और यहाँ पर वॉइडेबल के ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये जैसे आ गया, ए पेज टू बी 1 लाख रुपीज इन कंसिडरेशन ऑफ बी प्रोमिसिंग टू सी एज डॉटर। नाउ सी इज डेड, नाउ वंस सी इज डेड द अग्रीमेंट इज void एंड बी मस्ट रीपे 1 लाख रुपीज टू ए। आया समझ में, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका था। अब देखिए कम्युनिकेशन ऑफ द रिसेशन। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट को आप रिसाइंड कर रहे हो, इसको आपको कम्युनिकेट करना होगा, बिल्कुल उसी तरीके से कम्युनिकेट करना होगा जिस तरीके से आपने अग्रीमेंट जो प्रपोजल को कम्युनिकेट किया था। सो द रिसेशन मे बी रिवोक्ड इन द सेम मैनर एज द प्रपोजल वॉज रिवोक्ड। ठीक है, effect of neglect of promisee to afford promisor reasonable facility for the performance. In that case the promisor is excused by such a neglect or refusal as soon as the non performance is caused thereby. ये वही वाला पॉइंट हो गया, आप जो क्लास में आके गाना गा रहे हो और मैं आपको पढ़ाने नहीं दे रहे, तो आई एम एक्सक्यूज्ड बाय योर निग्लेक्ट और बाय योर रिफ्यूजल to any non performance which is caused by on my behalf because of you। ये पॉइंट आ जाता है। इफ एन apprentice मतलब ट्रेनी refuses to learn, ये देख लो, the teacher cannot be held liable for not teaching। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, एनीवे आप यहाँ पे देखो, A contracts B to repair B's house। Now B neglects और refuses to appoint A out of the places। उसको बता ही नहीं रहा कि कहाँ कहाँ पे रिपेयर करना है। So in that case A is excused for the non-performance of the contract if it is caused by such a neglect or refusal, and in that case A can also demand for the compensation or for the payment। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज व्हेन द ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय इट कम्स टू एन एंड। और ये कैसे कैसे एंड आया जा सकता है, वन इज डिस्चार्ज बाय द परफॉर्मेंस, तो या तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस दे दो या आप अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दे दो, तो भी आपका काम यहाँ पे हो गया। दूसरा होता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, जिसके अंदर नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन और रेमिशन ये सब आ जाता है। फिर आता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, कि कल को अगर वो इम्पॉसिबल हो गया लॉ की तरफ से कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो ही नहीं सकता, या फिर कोई भी ऐसा सिनारी हो गया, इलीगल हो गया, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, इट विल बी इम्पॉसिबल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड एंड देन इन दैट केस यू नीड नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है डिस्चार्ज बाय द लैप्स ऑफ टाइम, तो अगर जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में आपने काम नहीं किया तो यू आर अगेन डिस्चार्ज। जैसे कि एक टाइम बार डेट था, विद इन दैट टाइम पीरियड आपको इसके लिए रिकवरी के लिए केस फाइल करना था, आपने केस फाइल नहीं किया तो लीगल रेमेडी आपके पास कुछ भी नहीं है, ही इज डिप्राइव्ड ऑफ द रेमेडी एट लॉ। ध्यान रखना, इसका ये मतलब नहीं कि आपको पेमेंट ही नहीं मिलेगा, पेमेंट लेना चाहो तो आप फिर भी ले सकते हो, बट यहाँ पर क्या बता दिया, इफ नॉट परफॉर्म्ड और नो एक्शन इज टेकन he is deprived from the remedy at law, so there is no legal remedy। then discharge by the operation of law, तो कल को लॉ ही मना कर देता है, जैसे प्रोमिसर का डेथ हो गया तो लॉ खुद ही बोलता है कि अब छोड़ो, अभी खत्म वो कॉन्ट्रैक्ट, वो इंसान इंसॉल्वेंट हो गया, कॉन्वेक्ट हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, तो अगेन यू आर डिस्चार्ज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। राइट, यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ मैं, वो इंसॉल्वेंट या फिर अनसाउंड माइंड किसी का भी हो गया। तो फिर आता है डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर आपने ब्रीच कर दिया तो भी हो जाएगा, हालांकि अपना अगला चैप्टर जो है वो पूरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। फिर आप ये देखो,
अगर आपको वेव ऑफ कर दिया जाता है या रेमिट कर दिया जाता है फॉर द परफॉर्मेंस, तो इन दैट केस यू नीड नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखना, ये एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट द सर्कमस्टेंसेस इन विच यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या है, आपका परफॉर्मेंस, आपने अपना काम कर दिया, यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, जिसमें नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन आ जाएगा। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और बाय वेवियर। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ द निग्लेक्ट ऑफ द प्रोमिसी, तो प्रोमिसी ने अगर आपको काम नहीं करने दिया तो ये गया। और एक आता है मर्जर ऑफ राइट्स। अब मर्जर ऑफ राइट्स में आप देखो, यहां पर वो बता रहे देर आर टू राइट्स विच यू हैव। एक है आपके पास जिसको मैं बोलता हूँ सुपीरियर राइट, और एक आपको मैं बोलता हूँ विच इज सबॉर्डिनेट राइट। ठीक है, अब देखो, मैं अगर जिस घर में रह रहा हूँ तो मैं उसके लिए हर महीने अपने लैंडलॉर्ड को क्या पे करता हूँ, रेंट पे करता हूँ, यस और नो। जिस घर में मैं रह रहा हूँ, अब सपोज करो मैं इस घर में जब रेंट पीरियड में हूँ, सपोज मेरा जो अग्रीमेंट है वो 5 years का अग्रीमेंट बना है, एंड विद इन दिस 5 years मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे लैंडलॉर्ड से घर खरीद लेता हूँ। मेरे लैंडलॉर्ड से अगर मैं घर खरीद लेता हूँ तो क्या मैं उसको रेंट पे करूँगा? अब सपोज करो आफ्टर 2 years आई परचेज द हाउस, विल आई पे रेंट? आंसर इज नो। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, मर्जर ऑफ राइट्स। तो रेंट इज माय सबॉर्डिनेट राइट और माय लैंडलॉर्ड सबॉर्डिनेट राइट, एंड सुपीरियर राइट उसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो परचेज कंसिडरेशन है ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अगर परचेज कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी उसको मिल गया तो सबॉर्डिनेट राइट्स जो है वो वेव ऑफ हो गया। अरे समझा, ये वाला पॉइंट होता है। तो जो इन्फीरियर राइट होगा वो वैनिश हो जाएगा एंड नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, अगर सुपीरियर राइट के साथ वो मर्ज कर गया तो। नेक्स्ट है आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक अगले लेक्चर में आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। यस, अगले लेक्चर में आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो प्रोबेबली मंडे विल बी थ्रू विद दिस चैप्टर, और उसके बाद में मैं शायद 2 लेक्चर आप लोगों का या 1 लेक्चर पास्ट ईयर क्वेश्चंस और आरटीपी को लूँगा। तो अभी तक जितना हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है उसको आप पूरा रिवाइज कर लो, सो दैट जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिले तो आप इसको कवर कर सको, और बेसिकली जितने भी आरटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चंस है उसमें आप काफ़ी इजीली साथ साथ में पार्टिसिपेट कर सकोगे एंड यू विल बी एबल टू आंसर ऑल्सो। ओके, सो दैट्स इट फॉर योर today's lecture then. Take care, bye bye.